नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं द नटसट अध्ययन। हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, तो लाइन बाय पढ़ाने में आज हम प्रारंभ करने वाले हैं कहानी इकाई। जो पहली कहानी हमारी है चंद्रदेव से मेरी बात है, जो राजेंद्र बाला घोष उसका ही उपनाम है बंग महिला, इसकी लिखी हुई कहानी है। और यह कहानी आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यह जो पाठ्यक्रम हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है, यह जून 2026 एग्ज़ाम के लिए, जून 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा नेट जेआरएफ का या सेट का, और उन सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह है। इसके साथ ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हो, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या अन्य प्रतियोगी एग्ज़ाम हो, उन सभी के दृष्टिकोण से यह हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। तो हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। यानी ये प्रणाम करती है। और रही बात, यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी हुई है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखी हुई कहानी है। और इसमें पात्र जो है बंग महिला तथा लेखिका और चंद्रदेव, दो ही पात्र है, चंद्रदेव और लेखिका। अनेक बार प्रणाम। और लेखिका खुद को चंद्रदेव की दासी मानती है। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? मैं आपको दो चार प्रश्न करूँगी, आप उसका उत्तर दे पाओगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। यानी उत्तर दे पाओगे, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी मत करना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ सुनो, यानी अच्छा कहती हूँ सुनो, ऐसा वो कह रही है। मैं सुनती हूँ आप इस आकाशमंडल में चिरकाल से वास करते हैं। यानी आप जो है इस आकाशमंडल में अनेक काल से जो है आपका वास्तव्य है। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई। यानी आप अनंत काल से इस आकाशमंडल में वास्तव्य करते हो। तो मैं ऐसा अनुमान कर सकती हूँ कि जब से इस सृष्टि की निर्मित हुई है, तब से आपकी निर्मित हुई होगी। यानी जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक धरती है, जीवन है, तब तक धरती पर जीवन है। जब तक आकाश में सूरज चांद रहेगा, तब तक। यानी सृष्टि की निर्मित, इस दुनिया की निर्मित के साथ ही आपकी निर्मित हुई है। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यानी आपकी सृष्टि के साथ निर्मित हुई है, तो आप बहुत बड़े बूढ़े हो चुके हो। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही। यानी आप पुराने हैं लेकिन काम सदा से एक ही है। यानी यहाँ पर लेखिका जो हमारे शासन व्यवस्था पर नौकरी पेशा करने वाले लोगों पर व्यंग करती है। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यानी काम एक ही है और एक ही स्थान पर है, आकाशमंडल में। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे, यानी महकमे का अर्थ क्या होता है? डिपार्टमेंट, विभाग, याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है महकमे का अर्थ क्या है या डिपार्टमेंट का अर्थ क्या है। तो महकमे, डिपार्टमेंट, विभाग, महकमे एक ही अर्थ है। महकमे में ट्रांसफ़र मतलब बदली, तबादला होने का नियम नहीं है। कि आप एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर काम करते हो, तो आपके डिपार्टमेंट में बदली होने का या ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है क्या? आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती। यानी आपकी गवर्नमेंट जो है पेंशन भी नहीं देती। यानी रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलता है, वह पेंशन देने की तरतूद जो है आपके गवर्नमेंट में नहीं क्या? बड़े खेद की बात है। यानी ये तो बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस मतलब क्या है? नौकरी। यानी आप हमारे न्यायशीलता गवर्नमेंट, जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी उस समय में, तो उसके विभाग में यदि आप सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं होते, तो आप तक आपकी बहुत, यानी आप हमारे धरती पर जो शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत यदि आप नौकरी करते, काम करते, सेवा देते, तो आपकी बहुत कुछ पदोन्नति, यानी आपका बहुत कुछ प्रमोशन होता था।
और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते, यानी आप ऐसे भारतीय व्यवस्था जो धरती पर व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उस शासन व्यवस्था में यदि आप काम करते, नौकरी करते, तो आपकी पदोन्नति होती थी और आप न जाने कितनी सैर करते, कितने नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियों में भ्रमण करते थे। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरिनाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते, यानी अंतिमतः आप रिटायरमेंट पाते, वृद्ध हो जाते थे और रिटायरमेंट होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद आपको पेंशन मिलता था और काशी धाम जाकर आप नाम जप करते, भगवान के चरणों में पड़े रहते हैं। यह बड़ी भारी भूल हुई, यानी यह तो बड़े भारी भूल हो गई है आपकी कि आप आकाशमंडल में गए। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, यानी क्षमा मांगती है लेखिका, क्षमा कीजिए, आप तो अमर है, यानी आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहाँ है। तब परलोक बनाना कैसा है, यानी तब परलोक बनाना कैसा है, आप तो अमर हो, आपको मृत्यु कहाँ है। ओहो, देवता भी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं, यानी यहाँ पर लेखिका क्या कहती कि ओहो, देवता भी अपने जाति के कैसे पक्षपाती होती है। यानी देखो, देखो न चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य की क्या बात है। यानी लेखिका यहाँ पर क्या कहती है, शासन व्यवस्था पर व्यंग करते हुए, कि देवता भी जो है अपने जाति के पक्षपाती होते हैं। तो यहाँ पर देवता होकर अपने ही जाति के पक्षपाती होते हैं, लेकिन अपने ही लोगों का भला करते हैं। यानी अपने ही देवता भी अपने लोगों का भला करते, अपनी जाति वालों का भला करते, तो इसमें जो धरती पर अंग्रेज शासन व्यवस्था है, तो उस पर दोष लगाने का या उसको लांछन लगाने का कोई दोष नहीं, क्योंकि देवता ही अपने जाति की भलाई सोचते हैं, तो इंसान क्यों न सोचेगा। ऐसे यहाँ पर लेखिका शासन व्यवस्था पर व्यंग करती है। क्यों? क्योंकि देवताओं ने चंद्रदेव होने के कारण उनको अमृत देकर अमर कर दिया, मृत्यु से दूर कर दिया। तब मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। यानी लेखिका क्या कहती है कि यदि आपको हमारे अंग्रेज शासन में सेवा देनी है, नौकरी करनी है, तो हमारे आधुनिक भारत प्रभु किसको कहा गया है, लॉर्ड कजइन यानी लॉर्ड कर्जन को कहा गया है आधुनिक भारत प्रभु, याद रखना। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान देंगे, यानी आपको आदर देंगे और अवश्य आह्वान देंगे, क्योंकि आप आधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है नहीं। यानी अंग्रेज लोग कहते थे कि जो गोरा है, जिसका रंग स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, और जो हमारे भारतीय कैसे काले कृष्ण वर्णीय है, तो वो रंग देखकर ही नौकरी देते थे। कौन? अंग्रेज सरकार। तो आप जो है भारतीयों की तरह कृष्णांग नहीं है, आप सांवले रंग के नहीं है, आपका रंग तो गोरा है, स्मार्ट हो, तो आपको नौकरी दे सकते हैं। भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है नहीं है, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। यानी अंग्रेज सरकार जो रंग के आधार पर, रंग भेद के आधार पर नौकरी देती थी, रंग भेद के आधार पर भारतीयों के साथ व्यवहार करती थी, इस बात का भी उल्लेख इस व्यंग्यात्मक वाक्य के साथ बताया गया है। जिसका अच्छा खासा रंग है, यानी जो अंग्रेज लोग थे उनका एक गोरा रंग था, तो उनको अच्छी पद की नौकरी दे दी, और भारतीय जो थे वह उसका कृष्णांग मतलब काले सावले रंग के थे, तो उनको एक निम्न स्तर की नौकरी दी। तो आप जो है भारतीयों की तरह कृष्णांग नहीं हो, मतलब भारतीयों की तरह आप सावले रंग के नहीं हो, आप तो गोरे हो, स्मार्ट हो, तो आपको फेरम लवली बॉय फेरम लवली बॉय है आप, तो आपको तो अच्छे पद पर नौकरी मिलेगी। तो इससे जो है उनकी गौरांग जाति कुपित नहीं होंगी, उनकी गौरांग जाति का अपमान नहीं होगा, और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। याद रखना, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में ये शब्द किसके लिए कहे गए हैं? आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल,
सरल स्वभाव महात्मा है, तो यह चंद्रदेव के लिए लेखिका ने कहे हुए शब्द है, याद रखना। फिर से पढ़ते हैं। आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल, सरल स्वभाव महात्मा है। यह कथन चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का है और लेखिका ने यह चंद्रदेव के लिए कहे हुए शब्द है, याद रखना। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, यानी हमारे लॉर्ड कर्जन जो है भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य भेज देंगे। यानी जब वो लॉर्ड कर्जन भारत के भाग्य विधाता बनकर आएंगे स्थायी रूप से, तो आपको वहाँ किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में अवश्य वह भर्ती करेंगे, क्योंकि उनको मिशन और क्योंकि उनको मिशन और कमीशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। यानी लॉर्ड कर्जन को मिशन और कमीशन, कमीशन और मिशन, यह दोनों ही प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे, वे ही सब आप भी है। यानी जो आपके चंद्रलोक में रीति रिवाज, सृष्टि, नीति, सृष्टि यह प्रचलित है, वह इधर भी है। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल सा अंतर हो गया है। यानी भविष्य में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में कितना अंतर हो गया है, आकाश पाताल जितना अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। यानी इतना देखकर आपकी जो रोशनी है आंखों की, वो भी मंद पड़ गई होगी, क्योंकि उम्र के हिसाब से। क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। यानी आधुनिक की जो पीढ़ी है, वह पीढ़ी भारत की जो संतान है, वह लड़कपन से मतलब बचपन से ही चश्मा पहनने की लगी है। इस कारण आप हमारे दिनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकेंगे। यानी भारत की, यहाँ के ज़मीन पर रहने वाले लोग जो है भारत की स्थिति नहीं देख सकते, तो आप तो उतने दूर हो, आकाश मंडल में हो, तो आप कैसे देख पाओगे। अतएव आपसे सादर करती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देखें तो आइए। यानी मैं कहना चाहती हूँ, निवेदन करती हूँ, सादर करती हूँ कि एक बार आप अवश्य भारत को देखने के लिए आइए धरती पर। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, यानी मैं जानती हूँ कि आपको अवकाश कहाँ आकाश मंडल से धरती पर आने का, लेकिन एक अवकाश कहाँ है, आपको छुट्टी कहाँ है। पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यानी आपको हॉलीडे रहेगी, छुट्टी रहेगी अवश्य ही। अमावस्या के दिन जो है चंद्र जो है निकलता नहीं है, तो उस दिन आप अवश्य ही हमारे भारत भूमि पर आकर देखिए। आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। यानी जिस दिन छुट्टी है आपको अमावस्या के दिन, उस दिन आकर आप भारत भ्रमण करते हो। इस भ्रमण ने आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे। यानी जब आप भारत भूमि का भ्रमण करने के लिए आओगे, तो आपको कितने नूतन यानी नवीन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकराएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके, तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। यानी लेखिका चंद्रदेव से कहती है कि आपको समय के अभाव में पूरा भारत भ्रमण करना। तो लेखिका कहती है कि आपको समय के अभाव में इतनी शीघ्रता के कारण पूरा भारत देखने की भूमि देखने का समय नहीं है। तो जो देश की राजधानी है उस समय की, तत्कालीन समय की, तो वह कलकत्ता राजधानी देखना उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के ही लड़क दादा निकले। यानी वहाँ के जो कलकत्ता के जो कारखाने थे, वहाँ पर काम करने वाले जो कारीगर है, वह तो विश्वकर्मा के लड़कपन के दादा, मतलब लड़क दादा मतलब छोटेपन के। यही क्यों आपकी प्रिय संयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटकेलियाँ करती है। यानी आपकी दामिनी मतलब क्या क्या है, जो बिजली है, वह बिजली जो मेघों के साथ आरोहण करती, मेघों के साथ चलती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का
खिलौना हो रही है, यानी जो बिजली है वह बिजली भी यहाँ पर धरती पर मनुष्य के हाथों का खिलौना बन रही है। भगवान भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यह नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। यानी याद रखना ये शब्द किसके लिए कहे गए हैं? यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी, नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी, यह शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? तो बिजली के लिए प्रयोग किए हैं। याद रखना, पूछा जा सकता है। अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है, यानी वह बिजली जो है चमकती है, रात में अंधेरा रहता है फिर भी उजाला कर कर दिन का एहसास करा देती है। आपके देवलोक में जितने देवता है उनके वाहन भी उतने हैं, यानी देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी अलग अलग है, उतने ही वाहन हैं। किसी का गज यानी किसी का हाथी, किसी का हंस सरस्वती का, किसी का बैल ये महादेव का, किसी का चूहा गणपति का। यहाँ पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्नि देवी के माथे मर रहा है, यानी आकाश मंडल में जितने देवता है उनके वाहन अलग अलग है, लेकिन धरती पर कोई भी क्यों ना हो उसका एक ही पर्याय है अग्निदेव। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। यानी चाहे ब्राह्मण का वाहन हो, क्षत्रियों का वाहन हो, वैश्य का वाहन हो, यानी सभी इंद्रिय सभी वाहन जो है बिजली पर ही चल रहे हैं, कहने का मतलब। अभी आजकल जो है हमारे यहाँ एसटी बस जो है वह भी एक बिजली पर चलने वाली आ गई है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को पटका दिया, यानी जहाँ पर कुछ कठिन काम लगता है इंसानों से करने के लिए कठिन काम है तो वह झट वह बिजलियों से करने के लिए दिया, यानी यहाँ पर जो रोजगार का प्रश्न है वह भी उत्पन्न होता है। यानी जो 6 काम कोई एक काम था, वह 6 मजदूर काम करते थे और वो पूरा दिन करते थे 6 मजदूर कोई एक काम, तो वहाँ पर एक मशीन लगा दिया, इंजन लगा दिया लाइट पर चलने वाला, और वह काम 2 घंटे में हो रहा है। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक कांट के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस योमवासिनी युद्ध देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, यानी बिजली को हाथ लगाने का किसमें साहस नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको दासी बना के रखा है। वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह छू तक नहीं कर सकती। क्या करे? यानी बिजली को किसी को छूने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आज वह भी एक दासी की तरह पड़ी हुई है। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद्भवना त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। यानी जो त्रैलोक्य पावनी मतलब तीनों लोगों पर अधिकार जमाने वाली हरिपद भावना, यानी इतनी ये होने के बावजूद भी उनको भी खोटे दिन आए हैं। वह भी आप स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो गई है, यानी वो बिजली भी आप बंधनग्रस्त हो चुकी है। बिजली को कोई किसी भी छूने की हिम्मत नहीं थी, आज वह बिजली भी घरों में कैद है। यानी हर एक वाक्य में लेखिका ने अंग्रेज व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। उनके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकारक खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर उनके आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीली फीकी सी जान पड़ती है। ये बहुत बार कथन परीक्षा में पूछा हुआ है, याद रखना। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात कर देता है। यानी यहाँ पर बनाया हुआ जो ईडन गार्डन है वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों विद्या चमत्कारिणी है।
वही के पोर्ट विलियम कॉलेज के फौजी सम्मान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। किसका? कार्तिकेय का। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मीट टकसाल को देखकर सिंधु तनया, आपकी प्रिय सदोहरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व उत्पादक अपूर्ण दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा यानी यह सब कुछ दृश्य देखने के लिए आपको निमंत्रण आहुति करती हूँ, निमंत्रण भेजती हूँ कि आप आइए। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होंगे, यानी यहाँ आने पर आपको अनेक लाभ भी होंगे। कौन कौन से? आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कल की शशांक, शशधर, शश लांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित है, यानी आपको जो भी कलंकित करके उपाधि दी गई है, सिंधु तनया होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, यानी सिंधु तनया होकर ही आप आपकी जो कलंक लगे हैं वो धो न सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। यानी जो कलंक आप धो नहीं सकते आपके कर्मों से, तो वही कलंक आप यहाँ पर विद्वानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाएंगे। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुटाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए थे, यानी जब बॉम्बे में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने के लिए किसका निकला था? प्रोफेसर गज्जर का। तो उसी प्रकार आप भी आपके पापों से छुटकारा पा सकते हैं। तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत नहीं होंगे? अवश्य होंगे। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। यानी यहाँ पर क्या कहती है लेखिका? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आपके स्वामी, यानी चंद्रदेव के स्वामी कौन है? सूर्यदेव है। सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया, यानी जो पृथ्वी की छाया सूर्यमंडल पर पड़ती है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। और कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे एक रेखा में ऐसी एक रेखा है, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर चंद्र है। यह पृथ्वी की छाया सूर्य पर पड़ती है और सूर्य जो है अंधेरे में जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब यही घूमते घूमते यह बीच में चंद्र आता है और यहाँ सूर्य जाता है, तो वे घूमते घूमते पृथ्वी आती है और चंद्र जो है पृथ्वी की आड़ में जाएगा, तब जाके चंद्र ग्रहण लगता है। यह हमने जियोग्राफी भूगोल में पढ़ा था। आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया मतलब पृथ्वी की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो आप तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है, यानी लोगों का मानना क्या है कि जो राहु आपको निकल जाता है तब आपको ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अंततः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ दे, यानी आपके हृदय से में जो आपको राहु केतु निकलता है तब आपको ग्रहण लगता है, ये जो विश्वास है आपका निकल दीजिए। विज्ञान के आधार पर सोचिए। थोड़ी सी कहानी बची है, इतना पढ़ेंगे और रुकेंगे। फेंक दे आप भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय की वे वंशधरों का साम्राज्य है, और न आप भारत की वह शय्य श्यामला स्वर्ण प्रस्तुता मूर्ति है। आप लोगों के अज्ञान एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। यहाँ पर हर एक वाक्य में हर एक लाइन पर लेखिका ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। आप तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद
गौरांग महाप्रभु के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यानी ये सब किसका यहाँ ये शब्द किसके लिए बताए हैं? विद्या विशारद, यानी विद्या विशारद गौरांग महाप्रभु के, यानी ये गौरांग महाप्रभु विद्या विशारद ये कौन है? अंग्रेजी है, जो लॉर्ड कर्जन है वह। वो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे कांट के पुतलों की भांति है। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वे ही नाचते हैं, यानी जैसा नचाते हैं रक्षक वैसा वो नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, यानी उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी जनता क्या कर रही है, ये उनको कुछ पता नहीं। उनको उनका मान सम्मान मिल रहा है, ठीक है, और उनकी प्रजा दुखी है या सुखी, यानी प्रजा के बारे में वे नहीं सोचते, केवल आपके आयश आराम सोचते। जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अंग्रेजी अधिकारी जो थे, केवल खुद का उपभोग, खुद का ही स्वार्थ पूरा करने के बारे में सोचते थे, तो उस पर वह व्यंग्य किया गया है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो आपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आए। यानी याद रखना यहाँ पर क्या कहा है, जो धन्वंतरी यानी चंद्रदेव के फैमिली डॉक्टर कौन है? धन्वंतरी महाशय। और देवताओं के चीफ जस्टिस कौन है? तो चित्रगुप्त है, याद रखना, चंद्रगुप्त नहीं चित्रगुप्त है। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ महज बात न होगी। यानी यदि इस धरती पर जिस प्रकार प्लेग आया था, तो उसी प्रकार आपके देवलोक में भी प्लेग आया, तो वह उसका निवारण करने के लिए आपके धन्वंतरी महाशय डॉक्टर जो है यहाँ पर इलाज कर सकेंगे। तो किस प्रकार वो प्लेग के नाम पर डॉक्टर ने लूटा, इस पर ही उन्होंने व्यंग्य किया है। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय न पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यानी इस धरती पर इतने बड़े विज्ञान डॉक्टर पढ़ाई करने पर विजय नहीं पा सके, तो आपके देवलोक में जो जड़ी बूटी है, पेड़ पौधों की जो दवाई है आयुर्वेदिक, तो वो क्या कर सकेगी। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज आपके यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार, यानी भारत की जो पीनल कोड है, वो पीनल कोड या भारत की जो भी दंड विधि है, न्याय व्यवस्था है, उसको देखकर वहाँ आपके चित्रगुप्त जो है देवलोक की भी नीति, दंड नीति बदल देंगे, सुधार कर सकेंगे। और यदि वो बोझ न हो तो यहाँ से 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएंगे, यानी बोझ न हो, उन आपका काम करने में आसानी जाए, तो यहाँ से जो टाइपराइटर है डीटीपी करने वाले, उनको भी ले जाएंगे। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उनसे उनकी राइटर्स के काम में बहुत सी ही सुधार और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन काम घंटे में कर डालेंगे, यानी वो लोग जो है 2 दिन का काम घंटों में कर डालेंगे, यानी जो टाइप करने की मशीन है वो है। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ, यानी आप पत्र का जो है अंत करती है लेखिका, मैं विदा करती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल बात का भी उत्तर न दिया, यानी आप उत्तर दीजिए। परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ, यानी आपका जो मौन है उसको मैं स्वीकार समझती हूँ कि आपने मेरी बातें जो है स्वीकार की है। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। बंग महिला, यानी मैंने प्रार्थना की है, और एक दफ़ा आप हमारी धरती पर आकर देखिए आपकी बंग महिला। यहाँ पर कहानी जो है समाप्त होती है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, और ऐसे ही लाइन बाय लाइन अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।